टुडेज़ इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं इन द बजटिंग प्रोसेस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग्स और के स्टैंडर्ड्स कहाँ से आते हैं. नाउ वी आर टुडे हमारी क्लास इज़ गोइंग टू बी फॉर द बेसिक वेरिएंसेस. कि बेसिकली वेरिएंस हमने डिस्कस किया था कि हमारा एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड. हमने ये डिस्कस किया था कि एक चीज़ होती है जो हमारा स्टैंडर्ड होता है जिसको हम अपना एक एस्टिमेट लगाते हैं और इन एक्चुअल वो कुछ डिफरेंट होता है. तो जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम कह देते हैं वेरिएंस. ठीक है, अब हम उन वेरिएंसेस के रीजंस और उन वेरिएंसेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर बेसिकली द बेसिक वेरिएंसेस. सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर बोथ F2 लेवल एज वेल एज फॉर F5 लेवल. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएंस इज़ material price variance. ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बेसिकली क्या होती है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब ये होता है कि जो आपकी मटेरियल की प्राइस है जितनी आपने एस्टिमेट की थी इट इज़ ग्रेटर देन इट इज़ आइदर जो आपने एस्टिमेट की थी और जो आपने एक्चुअली मटेरियल की कॉस्ट इनकर की है उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है. Okay, so the formula to calculate material price variance is basically standard price that you anticipated and the minus actual price that you incurred per unit, per kg or per unit multiplied by actual quantity. ठीक है, अब अगर the answer is positive, it means that your variance is favorable. फेवरेबल वेरिएंस है मीन्स कि आपकी मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल है. इट मीन्स कि आपने कम इनकर किया है एज कम्पेयर टू योर एस्टिमेशन. सो योर एक्चुअल रिजल्ट्स आर बेटर. अब इस फेवरेबल वेरिएंस के रीज़न क्या हो सकते हैं? फेवरेबल वेरिएंस के रीज़न हो सकते हैं फॉर एग्जांपल यू रिसीव्ड अ डिस्काउंट. आपको डिस्काउंट मिला है इसलिए आपकी एक्चुअल प्राइस जो है वो कम हो गई एज कम्पेयर टू योर स्टैंडर्ड प्राइस. सेकेंड रीज़न फॉर अ फेवरेबल वेरिएंस इज दैट यू bought from a cheaper supplier. इसको हम ये भी कह सकते हैं बेसिकली कि बिजनेसेस कभी कभार जो है वो बहुत अच्छी रिसर्च वगैरह करके जो है वो बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी इन द बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस जो है वो खरीद लेती हैं. सो बेसिकली आपने एक चीपर सप्लायर को जो है वो कंसल्ट किया है जिसकी वजह से आपकी मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रही है. नाउ इफ़ योर आंसर इज़ नेगेटिव मीन्स दैट योर आंसर इज़ कमिंग इन द नेगेटिव टर्म्स. It means that your material price variance is adverse. इसका मतलब ये होता है कि आपने एस्टिमेशन से ज़्यादा खर्चा किया है मीन्स आपको महंगा पड़ा है. Now the reasons for negative price variance or adverse price variance is basically आपकी unforeseen price increase हुआ है. You can contribute to inflation. Basically inflation की वजह से आपकी prices estimation से ज़्यादा increase हो गई हैं क्योंकि कभी कभार हम अपनी standard cost के अंदर inflation को हमने पढ़ा था कि we used to incorporate inflation but हम लोग exactly inflation के amount जो है वो determine तो नहीं कर सकते obviously because everything is an estimate. So हमारी inflation की वजह से जो है वो आपकी material quantity या आपका जो material की price है that has increased. Okay, then the next is careless purchasing. See, all those businesses that are working to cut costs, that are working to control their cost, वो अपनी purchasing को बहुत carefully करती हैं. Means कि बहुत सारे suppliers को बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ के उसमें से best possible quality with the लीस्ट पॉसिबल प्राइस वो निकालती हैं. सो इससे क्या होता है कि इससे ये फ़ायदा होता है कि देखिए अगर आप केयरफुली परचेज कर रहे हो सो यू आर गोइंग टू इनकर मोस्ट प्रोबेबली अ फेवरेबल वेरिएंस कि आप चीपर सप्लायर और अच्छी क्वालिटी ढूंढ के करो. बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सिटिंग इन द मार्केट प्रोवाइडिंग द सेम क्वालिटी इन अ वेरी हायर प्राइस. एंड इफ़ यू आर नॉट केयरफुल इन योर परचेजेस, आपने अच्छी रिसर्च नहीं करी, आपने पूरी मार्केट को नहीं ट्रैवल किया, नहीं उसको अच्छे से वर्क किया, तो इससे क्या हो सकता है कि आपकी केयरलेस परचेजिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपकी वेरिएंस जो हो सकती है वो हो सकती है नेगेटिव और एडवर्स.
सो दिस इज हाउ मटीरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो पॉजिटिव हो सकती है और एडवर्स हो सकती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ वेरिएंस हमारी जो होती है, दैट इज मटीरियल यूजेज वेरिएंस. ओके, मटीरियल यूजेज वेरिएंस बेसिकली क्या होती है? मटीरियल यूजेज वेरिएंस ये बताती है कि आपके एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से आपने कितना एस्टिमेट किया था कि आपको इतना मटीरियल यूज होगा और आपका कितना एक्चुअली यूज हुआ है. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, व्हाट शुड हैव बीन यूज्ड. ठीक है, कितना यूज होना चाहिए था, एंड देन यू विल कंपेयर इट विद व्हाट वाज एक्चुअली यूज्ड. And then you are going to find out the difference of the two. Obviously दोनों में कोई ना कोई तो difference होगा. It might either be positive or it might either be negative. We don't know. Anyways, you will find the difference and then you will multiply it by your standard price, जिसकी वजह से आपके पास either positive result आएगा or you will get a negative result, जो आपको ये बताता है कि आपके material की usage की variance is either positive or negative. अच्छा, मटीरियल यूजेज वेरिएंस जो होती है, यानी कि आपका मटीरियल आपने एक्सपेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि हम 10,000 kgs यूज़ करेंगे, हमने एक्चुअली 11,000 kgs यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से हमारा 1000 का डिफरेंस आ गया. ठीक है, इट इज़ अ नेगेटिव डिफरेंस डेफिनेटली, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया है. सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद बाय द स्टैंडर्ड प्राइस. लेट्स अज्यूम इट एज 10. So your variance is basically 10,000 negative, that is adverse वेरिएबल हो गया, वेरिएंस हो गया. और अगर ये पॉजिटिव होगा डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी फेवरेबल. सो हम पहले फेवरेबल के रीजंस डिस्कस कर लेते कि हमारा पॉजिटिव आंसर कब आता है. हमारा पॉजिटिव आंसर तब आता है जब हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, तो उसमें वेस्टेजेस कम होती है. डेफिनेटली हायर क्वालिटी मटेरियल क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है. जितनी बेहतर क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ होगा, इसमें ये फायदा होता है कि आपके वेस्टेजेस कम होंगे, आपका ख़राब वर्किंग कम होगी, जिसकी वजह से आपका मटेरियल लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूज़ होगा. मींस कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था या मे बी आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कम यूज़ होगा. और एफिशिएंट स्टाफ, अगर आपका स्टाफ, आपके वर्कर्स जो है वो एफिशिएंट है, दे आर प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, इट मींस दैट दे आर नॉट गोइंग टू मेक मिस्टेक्स और वेस्ट मटेरियल्स. वो अच्छे से काम करेंगे, वो चीज़ों का ख्याल रख के काम करेंगे, देयरफॉर इससे गलतियों के चांसेस कम होंगे और आपकी मटेरियल की यूजेज वेरिएंस पॉजिटिव आएगी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस का नेगेटिव एस्पेक्ट, दैट इज़ कि हमारी नेगेटिव वेरिएंस आ रही है, जैसे कि हमारी एग्जांपल के अंदर आ रही थी. इट मींस कि हम जो है वो एडवर्स वेरिएंस कर रहे हैं, मींस हम अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ये कि आपका डिफेक्टेड मटेरियल था, एक्सेसिव वेस्टेज हो गया, जिसकी वजह से एक्सेसिव वेस्टेज हो गया, जिसकी वजह से आपका डिफेक्टेड मटेरियल था, वेस्ट हो गया बहुत सारा मटेरियल. सो ओवरऑल आपका ओवरऑल यूजेज मटेरियल का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ज़ाहिर इतना सारा वेस्ट हो गया. सो यू विल रिक्वायर टू हैव मोर मटेरियल इन ऑर्डर टू रीच योर आउटपुट लेवल. ओके, सेकेंड रीज़न इज थेफ्ट हो गया मटेरियल का. देर आर अ लॉट ऑफ वर्कर्स, और या हो सकता है कोई भी आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई डीमोटिवेटेड वर्कर है, या कोई भी ऐसे होते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एथिकल एंड हु डू नॉट कंसिडर थेफ्ट एज क्रिमिनल ऑफेंस. तो वो यूजुअली चोरी वगैरह कर लेते हैं मटेरियल को. तो आपने बाय जितना किया था आपको दोबारा बाय करना पड़ेगा डेफिनेटली, अनटिल एंड अनलेस कि आप अपनी थेफ्ट अमाउंट को रिकवर करो. या ऑब्वियसली वो तो रिकवरी तो बाद में होती है, इंश्योरेंस क्लेम है तो वो बाद में होगा, बट फॉर दैट मंथ, फॉर दैट टाइम पीरियड आपका एडवर्स वेरिएंस हो रहा होगा. And then it might be that your staff is unproductive or in
एफिशिएंट। योर स्टाफ इज अनप्रोडक्टिव और इनएफिशिएंट मीन्स कि आपकी स्टाफ जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, दे आर डीमोटिवेटेड, दे आर नॉट स्किल्ड इनफ, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से उनकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ज़्यादा गलतियों की वजह से आपका वेस्ट ऑफ मटीरियल बढ़ता जा रहा है। आपके बहुत सारे आउटपुट ऐसा है जो ख़राब प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जिसमें डिफेक्ट्स हैं, जिसमें क्वालिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से यू हैव टू रीवर्क योर आउटपुट एंड देयरफॉर आपके मटेरियल का यूजेज आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस बेसिकली क्या होती है? लेबर रेट वेरिएंस आपके वर्कर्स के साथ रिलेट करती है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने वर्कर्स को कितना पे कर रहे हो। एक्सपेक्टेड क्या था, व्हाट शुड इट हैव कॉस्ट मींस कि दैट द स्टैंडर्ड रेट जो आपने अपने लेबर का सेट किया हुआ है माइनस द एक्चुअल रेट दैट यू हैड टू पे मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल आवर्स वर्कड। AH means actual hours. So basically it will either give you a positive answer which we will say favorable कि आपने अपनी वर्कर्स को अपनी एक्सपेक्टेशन से कम पे किया है, मीन्स दैट योर एक्सपेक्टेशंस वर मोर बट आपने पे कम किया है, एक्चुअली आपने कम इनकर किया है कॉस्ट। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? दैट आपने लोअर रेट ऑफ पे जो है वो अपने वर्कर्स को दिया है। द रीजन माइट बी कि आपके वर्कर्स जो है वो आपकी कंट्री के अंदर जो है वो वेज रेट कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके वर्कर्स जो है वो आर रेडी टू एक्सेप्ट द लो वेज रेट दैट यू आर पेइंग देम। सो बेसिकली उनको कोई ऐसा इशू नहीं है और वो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं तो वो आराम से जो है वो लो रेट ऑफ पे एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो द अदर रीजन इज दैट योर वर्क फोर्स इज अनस्किल्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेगेटिव एडवर्स वेरिएंस फॉर लेबर रेट। कि आपके लेबर रेट की वेरिएंस एडवर्स क्यों आ रही होती है? कि आपने अपने लेबर को एक्चुअली में ज़्यादा पे किया है एज कम्पेयर टू योर एक्सपेक्टेशंस और एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड रेट दैट यू हैड सेट। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? कि आपकी कंट्री का वेज रेट इंक्रीज हुआ है। अब वेज रेट इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से क्या हो गया कि आपके जब आपने सेटिंग की थी, स्टैंडर्ड सेटिंग की थी, तब कुछ और वेज रेट था एंड कोई भी चेंजेस हुए, लीगल चेंजेस, लॉज की वजह से आपका वेज रेट, मिनिमम वेज रेट इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से नाउ यू हैव टू पे मोर पर आवर वर्क टू योर लेबर। तो आपका जो है वो वेरिएंस जो है वो लेबर रेट वेरिएंस दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव और एडवर्स। द सेकंड रीजन माइट बी दैट यू हैव हायर्ड हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्किल्ड आपकी वर्कफोर्स आपने हायर कर ली है। इट मीन्स कि दीज वर्कर्स हु आर हाईली स्किल्ड, हु आर हाईली मोटिवेटेड, एजुकेटेड एंड हैव बेटर स्किल्स, बेटर वर्किंग कंडीशंस, एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, तो वो छोटी मोटी पे तो एग्री नहीं करेंगे। सो दे विल बी चार्जिंग अ हायर रेट ऑफ पे एज कम्पेयर टू अनस्किल्ड वर्कर्स। देयरफॉर आपका जो है वो लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स हो सकता है। Okay, let's move on to the fourth variance for today, that is idle time variance. Idle time basically क्या होता है कि hours worked, कितने hours आपके employees ने काम किया है, यानी कि कितने hours उन्होंने काम किया है एंड कितने आवर्स आपने पे किया है। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो, दैट इज द आइडल टाइम। इफ इट इज नेगेटिव, जाहिर सी बात है अगर आपके फॉर एग्जांपल पेड आवर्स हैं 12 घंटे के हिसाब से आपने पे किया है, वर्कर्स ने काम 10 घंटे किया है, तो ये जो -2 का डिफरेंस है, यानी कि ये 2 घंटे जो है जो वर्कर्स ने पे तो ले लिया है बट इन 2 घंटे काम नहीं किया है, मीन्स इन 2 आवर्स योर वर्कर्स वर सिटिंग आइडल एंड देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस डिफरेंस आइडल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट दैट यू चार्ज टू योर लेबर। तो आपके पास आ जाएगा आइदर अ पॉजिटिव आंसर और अ नेगेटिव आंसर। इफ इट इज नेगेटिव इट मीन्स दैट यू हैव एन एडवर्स
आइडल टाइम वेरिएंस, एंड इफ इट इज़ पॉजिटिव मीन्स कि आपकी आवर्स पेड जो है वो या आवर्स वर्क जो है वो बराबर है, या आवर्स पेड कम है आवर्स वर्क ज़्यादा है। वैसे ऐसा होता नहीं है, यूजुअली इक्वल होते हैं, या अगर पॉजिटिव भी आ रहा है। सो लेट्स कंसिडर इट एज ज़ीरो, क्योंकि इसका पॉजिटिव आना इज समथिंग इम्प्रैक्टिकल। ओके, सो वी विल कंसिडर इट ज़ीरो। अच्छा, अब ये ज़ीरो क्यों आ रहा है? ज़ीरो आने की रीज़न क्या है कि नो आइडल टाइम, आपके वर्कर्स ने कोई आइडल टाइम, कोई फालतू नहीं बैठा, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ हो। और इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये आइडल टाइम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड था बजट के अंदर। आपने जब स्टैंडर्ड आवर्स सेट किए थे तो आपको लग रहा था कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या एक दिन में फॉर एग्जांपल एक चीज़ को बनाने के लिए, एक प्रोडक्शन प्लान को करने के लिए 12 आवर्स लगेंगे, बट उसमें आपने कहा कि 1 घंटा जो है वो आइडल आवर्स का होगा, तो आपने स्टैंडर्ड में ही 13 आवर्स लिए। दिस इज समथिंग दैट यू यूजुअली इनकॉर्पोरेट, जो हमने कहा था ना रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी इनएफिशिएंसीज को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो इफ द स्टैंडर्ड इज अटेनेबल एंड रियलिस्टिक, तो इसके अंदर वो हो सकता है 13 आवर्स इनकॉर्पोरेट करें, सो देयर विल बी नो आइडल टाइम और जीरो, सो द वेरिएंस विल बी जीरो, और यू कैन सिंपली से positive. However, if there is a higher idle time, or you can say it is a negative variance, that is adverse variance, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? उसके रीजंस ये हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मशीन ब्रेक डाउन हो गया अनएक्सपेक्टेडली, आपका आइडल टाइम इंक्रीज हो गया, और मे बी मटीरियल डिलीवरी लेट हो गई जिसकी वजह से आपके वर्कर्स को खाली बैठना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली मटीरियल आया नहीं था, तो they had to sit idle and wait for the material to be supplied, or maybe the workers got injured or any illness happened, जिसकी वजह से आपका आइडल टाइम इंक्रीज हो जाता है और आपकी वेरिएंस एडवर्स हो जाती है फॉर आइडल टाइम। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट द वर्कर्स शुड नॉट बी सिटिंग आइडल एंड शुड नॉट, आई मीन हमारा आइडल टाइम या तो हमारे बजट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट आवर वर्कर्स शुड नॉट बी सिटिंग आइडल और शुड नॉट बी वेस्टिंग देयर टाइम। Okay, so let's move on to the fifth variance, that is labor efficiency variance. ओके, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बेसिकली क्या होती है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बेसिकली हमें ये बताती है कि हमारा लेबर कितना एफिशिएंट रहा, कितना प्रोडक्टिव रहा, मींस कि कितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा लेबर जो है वो कितनी देर लगाएगा एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में, और उसने एक्चुअली कितना टाइम कंज्यूम किया, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट इन ऑर्डर टू क्वान्टिफाई इट इन द अमाउंट टर्म्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेबर रेट वेरिएंस इज बेसिकली द standard hours of labor that were required to produce the output minus the actual hours that were actually incurred, that were actually used, multiplied by standard labor rate. LR means labor rate. Okay, now again, if your answer is positive, it means it is favorable, means your labor took lesser hours or lesser time period and were more efficient. Okay, why are labor efficient? Efficient कैसे हो सकते हैं? That they were quicker to produce. आप इसमें लर्निंग रेट का इफेक्ट भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, दैट दे वर लर्निंग, यानी कि उनकी लर्निंग रेट जो है वो अच्छा खासा था, दैट इज वाई दे वर एबल टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट क्विकली एज वी हैड क्विकर देन द एस्टिमेटेड. ओके, देन वी कैन सिंपली से दे वर बेटर मोटिवेटेड. Of course, if your labor's motivation is high, तो उनकी productivity, उनकी efficiency भी increase हो जाती है. And then you can simply say that material quality was also very good.
देखो, जब कोई काम कर रहे होते हो और आपके साथ सारी रिसोर्सेज अच्छी हैं, आपके हिसाब से हैं, तो अगर उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आ रही, वेस्टेजेस नहीं हो रही, मटेरियल क्वालिटी अच्छी जा रही है, सो लेबर ऑटोमेटिकली जो है वो उसका टाइम कम लगता है. जब आपके पास हिंड्रेंसेस कम होती है ना, तो चीज़ों में आपकी टाइमिंग्स जो है वो एक काम को करने के टाइमिंग्स आपके ऑलरेडी रिड्यूस हो जाते हैं. दैट इज़ वाई योर लेबर एफिशिएंसी विल बी favorable. Now, if your answer is negative, it means that your labor efficiency is adverse and it shows that your labor is taking more hours in actual as compared to the standard that you had estimated. अच्छा, अब labor efficiency के adverse होने के reasons क्या क्या हो सकते हैं? Labor efficiency adverse इसलिए हो सकती है because of lack of training में भी आपके workers trained नहीं हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है. दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू, दे टुक लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू द एस्टिमेटेड टाइम. और यू कैन सिंपली से सब स्टैंडर्ड मटीरियल है. सब स्टैंडर्ड मटेरियल होता है. सब स्टैंडर्ड मटेरियल मीन्स कि आपका जो क्वालिटी रॉ मटेरियल है, इट इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, वो पुअर क्वालिटी का है, जिसकी वजह से वर्क इन प्रोग्रेस कह रही हूँ, जिसकी वजह से काम के अंदर हिंड्रेंसेस आ रही हैं. और दैट इज़ वाई योर वर्कर्स आर एबल टू आर टेकिंग लॉन्गर देन द एक्सपेक्टेड टाइम, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा मसले रुकावटें हो रही हैं. दैट इज़ वाई. ओके, और मे बी दे आर डिमोटिवेटेड. इफ़ योर स्टाफ इज़ हाईली डीमोटिवेटेड और उनको अगर काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. वो एक सेम टाइम में बहुत कम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, आई मीन सेम आउटपुट जो है वो ज़्यादा टाइम लेके प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एंड दे आर नॉट इन द मूड टू वर्क. दैट इज़ वाई योर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैन बी एडवर्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू overhead expenditure variance. Okay. ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बेसिकली क्या होती है? ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपको ये शो करती है कि आपके जो वर्कर्स कह रही हूँ, आपके जो एक्सपेंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम योर डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल, जो आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं उनमें क्या डेविएशंस हैं. ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स. ठीक है, व्हाट इट शुड हैव कॉस्ट, क्या कॉस्ट होनी चाहिए थी, OAR से मल्टीप्लाई करके, या व्हाटएवर जो भी बिजनेस की स्ट्रैटेजी होगी उसके हिसाब से हम ये देखते हैं. क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वैरी करता है. व्हाट इट शुड हैव कॉस्ट एंड व्हाट इट डिड कॉस्ट. व्हाट डिड इट कॉस्ट और व्हाट इट डिड कॉस्ट. Again, if it is positive, it means it is favorable, and if it is negative, it means it is adverse. Overhead expenditure variance. Okay, now why is overhead expenditure variance positive or you can simply say favorable क्यों होती है? Means कि आपके overheads जो है वो आपके expectations से कम है, यानी कि जो आपने बजट किया था उससे कम आ रहे हैं ओवरहेड्स. द रीजन माइट बी दैट you are saving some expenses, you are controlling, you are having a good control over your expenses. unnecessary expenditure नहीं हो रहा, सारे expenditures authorized हैं, so there is no overspending or there is no wastage of resources, जिसकी वजह से expenses increase हो रहे हों. Okay, and it might be negative नेगेटिव क्यों हो सकती है? नेगेटिव इसलिए हो सकती है बिकॉज आपकी सर्विस कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो योर पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज इंक्रीज.
इस वजह से आपका एडवर्स वेरिएंस आ सकती है ओवरहेड एक्सपेंडिचर की. और यू आर यूजिंग एक्सेसिव रिसोर्सेज, मीन्स एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ पावर, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर. सो दैट इज वाई इट इज लीडिंग टू योर एडवर्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. Let's move on to overhead volume variance. Overhead volume variance बेसिकली आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ जो है वो रेफर करती है. कैसे होता है? फॉर यू विल टेक योर बजटेड यूनिट्स, BU means the units that you expected that you are going to produce, minus your actual units that you actually produce, multiplied by OAR per unit, जो कि हम बजटेड एक्टिविटी अपॉन बजटेड एक्सपेंडिचर अपॉन बजटेड यूनिट से निकालते हैं. प्लीज डोंट कंफ्यूज इट. हम ये OAR जो है वो बजट से निकाल रहे होते हैं. सो यू आर गोइंग टू टेक द बजटेड OAR पर यूनिट. सो आप उसमें से डिफरेंस निकालते हो. नाउ इफ योर बजटेड एक्टिविटी इज ग्रेटर देन योर एक्चुअल एक्टिविटी, इट मीन्स कि ये वाला जो ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है, इट इज गोइंग टू बी एडवर्स व्हेन योर बजटेड एक्टिविटी इज ग्रेटर देन योर एक्चुअल एक्टिविटी, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी एडवर्स देन. When budgeted activity is greater than actual activity. इसका मतलब क्या होता है? budgeted units is greater than actual units. इसका मतलब क्या होता है कि आपने सोचा ये था कि हम इतने यूनिट्स बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा था कि हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, बट इन एक्चुअली हम सिर्फ 9,000 यूनिट्स बना सके. दैट इज वाई ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है. तो ये एडवर्स होगा जब ये पॉजिटिव आंसर देगा. ऊपर वाली हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी जो कि नेगेटिव थी, तब वो एडवर्स थी, लेकिन ये एडवर्स तब होता है जब ये पॉजिटिव होता है. ठीक है? और इसका रीजन भी यही है दैट योर बजटेड यूनिट्स और बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इज ग्रेटर देन योर एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी. ओके, इफ इट इज नेगेटिव इट मीन्स दैट इट इज फेवरेबल. और ये फेवरेबल तब होता है व्हेन योर एक्चुअल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, दैट व्हेन योर एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज ग्रेटर देन योर बजटेड आउटपुट. मीन्स कि आप अपनी कैपेसिटी या जो आपकी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी थी या जो आपने एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन प्लान बनाया था, आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, विच इज़ अ गुड साइन. एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव आंसर, बट इट इज़ अ गुड साइन बिकॉज योर वॉल्यूम हैज़ बीन increased and you were able to produce more than you expected. Okay, moving on to fixed overhead capacity variance. Instead of writing overheads, I'm writing OH. इसको हम कैसे लेते हैं? बजटेड आवर्स, BH मीन्स बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय OAR पर आवर. ये भी क्या होगा? बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स, राइट? ये OAR जो हम बजट से कैलकुलेट करते हैं. दिस इज वेरी सिमिलर टू योर ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, बट ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में हम यूनिट्स को देख रहे थे. हियर वी आर गोइंग टू टेक अ नंबर ऑफ आवर्स. ओके, सो इट इज एडवर्स व्हेन इट इज पॉजिटिव. इट मीन्स दैट you were working lesser hours as compared to your budgeted hours. आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स तो फिक्स ही रहेंगे. सो जितने भी आवर्स आप काम करो, दे आर गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड. देयरफॉर it is going to be adverse when your budgeted hours are greater than your actual hours. Means आपने expect किया था कि आपकी capacity है कि आप 43 hours a week काम कर सकते हो, but in reality you only work for 40 hours a week. So it is not a good sign, therefore it is adverse. Moving on to
नेगेटिव. इफ योर आंसर इज नेगेटिव इट मीन्स दैट यू आर वर्किंग फेवरेबली. यानी आपने एक्सपेक्ट ये किया था कि आप जो है वो बजटेड 43 वीक्स काम करो, 43 आवर्स काम करोगे इन अ वीक, बट यू एक्चुअली वर्क फॉर 47 आवर्स अ वीक. सो योर एक्चुअल एक्टिविटी, योर एक्चुअल आवर्स वर ग्रेटर देन योर बजटेड आवर्स, मीन्स you have a greater capacity and you were able to work more. Okay, let's move on to the selling price variance. Okay, सेलिंग प्राइस वेरिएंस कैसे आती है? सेलिंग प्राइस वेरिएंस आती है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो आपने सेट की थी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड. नाउ इफ इट इज पॉजिटिव इट मीन्स इट इज एडवर्स, एंड इफ इट इज नेगेटिव इट मीन्स इट इज फेवरेबल. ओके, सो बिकॉज देखो हम यहाँ पे माइनस करें ना एक्चुअल प्राइस को. अगर आपकी एक्चुअल प्राइस जो है वो आपकी योर एक्चुअल प्राइस इज ग्रेटर देन योर स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये माइनस ज़्यादा हो रहा होगा. देयरफॉर इट विल गिव यू अ नेगेटिव आंसर एंड इट विल बी फेवरेबल. बट इफ़ योर एक्चुअल प्राइस इज लेस देन योर स्टैंडर्ड प्राइस, मीन्स जो आपने प्राइस एक्सपेक्ट की थी उससे भी कम पे सेल हो रहा है, दैट इज इट मीन्स दैट इट इज़ अ positive answer and it is going to be adverse. Now why is selling price variance adverse? Selling price variance adverse इसलिए होती है because of an unplanned or unexpected price reduction. Okay, so there was an adverse selling price variance because there was an unexpected reduction in price. Maybe आपको एक discount देना पड़ गया, या any reason can be that your product quality fell, that is why you were supposed to give a discount. Okay, now it can be negative or it can be favorable as well कि आप अपनी price को easily increase कर सको. आपने price increase की हो unexpectedly, it was not in your plan to increase your price, but you did it because your competitors were increasing their prices maybe, or there was an inflationary pressure, तो आपकी price increase हो गई as compared to your expected selling price. Therefore it led to a favorable selling price variance. Okay, the last variance that we have is sales volume variance. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली क्या होती है? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब ये होता है कि योर बजटेड सेल्स मींस PS okay, your budgeted sales minus your actual units of sales multiplied. Budgeted sales means budgeted units of sales that you multiplied by standard profit. SP means standard profit per unit. You can either take standard profit or you can take standard contribution. That will depend upon the data given to you in the question. Okay, so sales volume variance basically जो है वो it can either be adverse or again it can be favorable. ठीक है, अब ये adverse तब होती है when your actual sales are less than your budgeted sales, means when you are getting a positive answer. ठीक है, so it is adverse when you are getting a positive answer. अच्छा, इसका रीजन क्या हो सकता है? that there was an unexpected
fall in डिमांड, जिसकी वजह से आपकी जो है वो वेरिएंस एडवर्स हो गई, पॉजिटिव आ गई और फेवरेबल हो गई, एंड योर एक्चुअल यूनिट सोल्ड वर लेस देन योर बजटेड यूनिट्स दैट यू इंटेंडेड टू सेल. Okay, this is favorable when your actual units sold is greater than your budgeted units sold and when the answer is negative. ठीक है, so we consider it to be favorable. Okay, now why is it favorable? ये favorable तब होती है when there is an unexpected increase in demand. हो सकता है there was a fashion that came in for your product, or for example if you take the example of COVID, तो उसमें masks की demand एकदम से unexpectedly increase हो गई थी, तो therefore the volume variance or the quantity sold for masks increased unexpectedly. Okay, so these were the theoretical reasons behind the variances. Inshallah, in the next video we will be solving a question over basic variances. So meanwhile, thank you so much. Allah Hafiz.